बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इंट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, 7th लेक्चर है आज हमारा। इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं इसको। आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है What is criminal law? Differentiate it with civil law. तो देखिए, पहले दो टर्म्स जनरली समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी स्टेट के अंदर सिविल लॉ को सबसे पहले टेकअप करते हैं। किसी भी स्टेट के अंदर सिविल लॉ से रिलेटेड ज्यूरिस्ट जो हैं, एक जनरली सिविल लॉ उस कानून को कहा जाता है कि विच कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ म्यूनिसिपल लॉ, कि जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके लिए जनरली ज्यूरिस्ट टर्म यूज़ करते हैं सिविल लॉ की। अगर लेकिन हम सिविल लॉ को असेस करें या सिविल लॉ को देखें इन कंपैरिजन विद क्रिमिनल लॉ, तो यहाँ पे सिविल लॉ से मुराद वो लॉ है, वो कानून है कि जो पार्टीज़ के राइट्स और ड्यूटीज़ के हवाले से चलता है, कि जिसके अंदर जो पार्टीज़ हैं सिविल नेचर की लिटिगेशन अगर उनके दरमियान है रिगार्डिंग देयर राइट्स या डिस्प्यूटेड राइट्स के हवाले से यूँ कहा जाए अगर, तो वो सिविल लॉ के अंडर वो डिस्प्यूट्स चलते हैं। जबकि क्रिमिनल लॉ जो आपका है, क्रिमिनल लॉ बेसिकली आपका चलता है सज़ा और जज़ा के ऊपर, कि जहाँ पे किसी ने किसी के साथ कोई क्राइम या जुर्म कमिट किया तो उस जुर्म के बदले, उस क्राइम के बदले में उस शख्स को पनिशमेंट या कोई पेनल्टी उसके ऊपर लेवी की जाती है, उसको दी जाती है। वो आपका पोर्शन है क्रिमिनल लॉ का। विद एग्जांपल समझते हैं इसको। सिविल लॉ, जैसा कि हमने टर्म यूज़ की, अब सिविल लॉ अगर मेरा आपके साथ कन्फ्लिक्ट है रिगार्डिंग सम प्रॉपर्टी और मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी की ऑनरशिप मेरे पास है एंड इट इज़ क्लेम्ड बाय यू दैट कि प्रॉपर्टी की ऑनरशिप आपके पास है। अब ये डिस्प्यूटिंग राइट्स हैं इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये मामला है प्योरली सिविल नेचर का और इसको सिविल लॉ डील करेगा। जबकि अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मेरे घर में चोरी हुई या इस फलां शख्स ने आके मुझे मारा, असॉल्ट किया, या इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, या इसने मेरे फलां किसी शख्स को जान से मार दिया, तो ये सारी चीज़ें दे कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ क्रिमिनल लॉ। ये क्रिमिनल लॉ के स्कोप में फॉल करती हैं। तो क्रिमिनल लॉ जो भी हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है, क्रिमिनल लॉ बेसिकली ऐसे कानून को कहते हैं कि जिसके अंदर अगर कोई चीज़ सोसाइटी ने या किसी लॉ के अंदर विच इज़ फॉरबिडन एंड विच इज़ टर्म्ड एज क्राइम, जिसको मना किया गया और जिसको कह दिया गया कि ये जो काम है, ये जो लिमिट है, अगर इसको क्रॉस किया जाएगा तो ये क्राइम कंसिडर होगा। यानी वो लिमिट सेट किसने की, आइदर बाय सोसाइटी और बाय स्टेट, या इस लिहाज से अगर बात करें प्योरली लॉ के लिहाज से तो बाय स्टेट। स्टेट ने वो एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी और स्टेट ने बता दिया कि इस लिमिट को जिस शख्स ने क्रॉस किया वो शख्स वो समझ लिया जाए दैट पर्सन इज़ अ क्रिमिनल बिकॉज ही हैज़ कमिटेड सम क्राइम, और फिर उस शख्स को जो भी रेलिवेंट लॉ है उसके मुताबिक उसको पनिशमेंट या सज़ा दी जाएगी। दिस इज़ बेसिकली क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ का किसी सोसाइटी या स्टेट के अंदर पर्पज़ या मकसद क्या है, हमें क्रिमिनल लॉ की स्टेट के अंदर ज़रूरत क्यों है। देखिए, क्रिमिनल लॉ एक सेंस जो आम तौर पे किसी भी सोसाइटी या स्टेट में पाया जाता है वो है सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन? सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन ये होता है कि अगर मेरे साथ किसी शख्स ने कोई ज़्यादती की, किसी शख्स ने कोई क्राइम कमिट किया, तो मेरे अंदर ये सेंस है कि मैं उससे इंतकाम लूँ। दिस इज सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन। अब इस सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन को कानूनी तरीके से
चलाने के लिए जो आपके पास लॉ मौजूद है, दैट इज़ क्रिमिनल लॉ। अगर किसी के घर में चोरी होती है, सज़ा 3 साल उस शख्स को मिल जाती है जिसने चोरी की, तो दिस इज़ अ सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन। किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स का कोई आदमी मार दिया, तो अब वो शख्स जब कोर्ट में जाएगा और उस शख्स को उधर से सज़ाए मौत या उम्र कैद होगी, तो जो सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन है, जो इंतकाम लेने की एक उसके अंदर जो एक सेंस पाया जाता है, जो विल पाई जाती है, वो विल टू सम एक्सटेंट उसकी सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके अलावा एक जो और इसका इम्पोर्टेंट मकसद है क्रिमिनल लॉ का, दैट इज़ डेटरेंस इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर इस चीज़ का खौफ कायम रखना कि बेसिकली अगर आप कोई क्राइम कमिट करेंगे तो उस क्राइम के कमिट करने की वजह से आपको सज़ा मिलेगी। यानी ऐसे नहीं है कि आपका जो दिल में आए आप करें एक स्टेट के अंदर रहते हुए और उसके लिए आपको कोई सज़ा जज़ा का सिलसिला ना चल रहा हो। जब भी आप कोई क्राइम कमिट करेंगे तो एक सेंस ऑफ डेटरेंस रहना चाहिए सोसाइटी के ऊपर कि इफ़ आई एम गोइंग टू कमिट अ क्राइम तो मुझे उसके बदले में सज़ा मिलेगी। मेरे लिए एक सिस्टम मौजूद है जो सिस्टम मुझे उसके ऊपर सज़ा देगा। ये खौफ सोसाइटी के अंदर क्रिमिनल लॉ की वजह से रहता है। और ज्यूरिस्ट के मुताबिक एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट, या दो आप कह लें जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्ट्स हैं क्रिमिनल लॉ के, या मकासद या क्रिमिनल लॉ क्यों है हमारे पास, वो ये है इनकैपेसिटेशन है एक, कि आप इनकैपेसिटेटेड कर देते हैं उस शख्स को जो कि क्रिमिनल है। यानी आप उसकी क्राइम कमिट करने की कैपेसिटी को ख़त्म कर देते हैं। अब क्राइम कमिट करने की कैपेसिटी कैसे ख़त्म होती है? जब एक शख्स ने फॉर एग्जांपल क्राइम कमिट किया, फॉर एग्जांपल एक शख्स ने किसी का मर्डर किया, तो आपने उस शख्स को फांसी पे चढ़ा दिया ताकि किसी और का मर्डर ना कर सके, या आपने उस शख्स को उम्र कैद दे दी ताकि वो जेल में रहे। उसकी कैपेसिटी टू कमिट क्राइम जो है, जो उसके अंदर एक कैपेसिटी पाई जाती है कि वो दोबारा इस क्राइम को कमिट कर सकता है या रिपीट कर सकता है, बेसिकली क्रिमिनल लॉ उस कैपेसिटी को ख़त्म कर देता है। एंड लास्टली एक और जो अकॉर्डिंग टू ज्यूरिस्ट जो एक और है इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिमिनल लॉ का, दैट इज़ रिफॉर्मेशन या रिहैबिलिटेशन, कि वो शख्स जिसने क्राइम कमिट किया उसको जो है वो आप ट्रीट करते हैं एज ए डिजीज्ड पर्सन, कि उस शख्स को कोई बीमारी है एंड दैट बीमारी या दैट डिजीज़ इज़ कि वो एक क्रिमिनल है या हैबिचुअल क्रिमिनल है या हैबिचुअल क्रिमिनल बन सकता है आदि मुजरिम। तो आप उसको डिजीज्ड पर्सन के तौर पे ट्रीट करते हुए उसका इलाज करते हैं, उसको रिफॉर्म करते हैं इन योर जेल्स, डिफरेंट आर्ट सिखाते हैं ताकि बाहर निकल के वो शख्स एक आम शहरी की तरह अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो रिफॉर्मेशन भी क्रिमिनल लॉ के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। तो सॉरी जी, ये हमारा टॉपिक है जी आज का, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारे पास इंट्रोडक्शन, और क्रिमिनल लॉ को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने अभी जितनी ये बातें बोली हैं, इन बातों में से चंद बातें लेके भी आप इसका इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट वी विल गो टू इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म क्रिमिनल लॉ, और ये इंटरप्रिटेशन हम लिख रहे हैं अंडर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ये जो टर्म है क्रिमिनल लॉ, इसके हवाले से क्या कहती है? ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है द बॉडी ऑफ लॉ डिफाइनिंग क्रिमिनल ऑफेंसेस, regulating how suspects are investigated, charged and tried, and establishing punishments for convicted offenders। सबसे पहले ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि क्रिमिनल लॉ सबसे पहले ये बताता है कि क्राइम है क्या।
यानी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी लिमिट्स हैं कि जिनको आप क्रॉस करेंगे तो वो क्राइम बनेगा, और जिनको आप क्रॉस नहीं करते अगर, देन यू हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम। तो सबसे पहले क्रिमिनल लॉ के अंदर अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो चीज बताई जाती है वो क्या है कि व्हाट इज क्राइम, या डेफिनेशन ऑफ क्राइम्स दे दी जाती है। नंबर 2, क्रिमिनल लॉ ही हमें बताता है हाउ टू इन्वेस्टिगेट द सस्पेक्ट, कि जिस शख्स के ऊपर कोई क्राइम कमिट करने का इल्जाम है उस शख्स की इन्वेस्टिगेशन और उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होनी है, ये भी क्रिमिनल लॉ ही बताता है। नेक्स्ट, चार्ज्ड एंड ट्राइड। चार्ज बेसिकली कहते हैं जब किसी शख्स ने कोई क्राइम कमिट किया, दैट पर्सन इज अक्यूज्ड इन दैट ऑफ दैट ऑफेंस या क्राइम, कि इस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने क्राइम कमिट किया है, तो फिर उस सूरत के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो मामला कोर्ट में लेके जाती है पुलिस या इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, और फिर उसके ऊपर एक चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज के अंदर उस मुल्जिम को ये बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है, तुमने इतने बजे इस वक्त फ़लाँ शख्स के साथ फ़लाँ क्राइम कमिट किया, तो ये चार्ज उसके ऊपर फिर फ्रेम किया जाएगा। एंड ट्राइड, यानी फिर उसका ट्रायल चलेगा अदालत के अंदर। थ्रू एविडेंस इस चीज को असेस किया जाएगा दैट वेदर दैट पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस या चार्ज्ड ऑफेंस और नॉट, एंड एस्टैब्लिशिंग पनिशमेंट्स फॉर कन्विक्टेड ऑफेंडर्स। और उसके बाद जो कोर्ट है, कोर्ट विल इस्टेब्लिश या एडमिनिस्टर पनिशमेंट उस शख्स के ऊपर कि जिस शख्स ने कोई क्राइम कमिट किया है। तो ये बेसिकली एक पूरी डेफिनेशन है क्रिमिनल लॉ की। एक चीज़ मैं यहीं पे आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, दैट इज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये क्रिमिनल लॉ से ही रिलेटेड एक चीज़ है। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेसिकली 3 पिलर्स पे खड़ा होता है, और वो 3 पिलर्स कौन से हैं? नंबर 1, पुलिस। जब भी कोई क्राइम कमिट होगा तो सबसे पहले जो बॉडी उस चीज को टेकअप करेगी उस क्राइम को और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, दैट इज पुलिस। नंबर 2, कोर्ट्स। फिर वेदर दैट पर्सन हैज कमिटेड दैट ऑफेंस या क्राइम और नॉट, इस चीज को इवेलुएट किसने करना है, इस चीज को असेस किसने करना है, इसको असेस करेंगी कोर्ट्स। एंड नंबर 3, प्रिजन्स। और उसके बाद अगर वो शख्स कन्विक्टेड पर्सन है तो फिर उसको कहां भेज दिया जाएगा? जेल में, प्रिजन में भेज दिया जाएगा, इनकैपेसिटेटेड कर दिया जाएगा। देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो जो हमने डेफिनेशन ब्लैक्स लॉ से अभी पढ़ी टर्म की, टर्म समझने के लिए, तो उसमें सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले डेफिनेशंस हैं आपके पास कि डिफाइन कर दिया क्राइम को। उसके बाद जब कोई क्राइम कमिट हुआ और उन डेफिनेशन में फॉल कर रहा है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेगी कौन? पहला पिलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। उसके बाद उस शख्स के ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाएगा और ट्रायल चलेगा, दूसरा पिलर। और उसके बाद वो जो कन्विक्टेड ऑफेंडर होगा, जब ये पता लग जाएगा कि ही हैज कमिटेड अ क्राइम, देन द थर्ड पिलर कि जिसके पास उसको भेज दिया जाएगा अपनी सेंटेंस गुजारने के लिए, अपनी सजा गुजारने के लिए। तो ये डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन है टर्म की। एक और है जी इसके अंदर, वो डेफिनेशन करके उसको बेशक लिख लें, डेफिनेशन मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अंदर क्रिमिनल लॉ को डिफाइन किया गया है, लॉज दैट डील्स विद क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट्स, और द लॉज ऑफ क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट्स। तो क्रिमिनल लॉ मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक वो कानून है जो किससे डील करता है? विच डील्स विद क्राइम्स, के जो जराइम के साथ जिसका ताल्लुक है, जो डील करता है, एंड देयर पनिशमेंट्स, और उन जराइम के ऊपर जो
सज़ाएं दी जाती हैं उनसे डील करता है। यानी जराइम और उन जराइम के ऊपर सज़ाएं, ये सारी क्रिमिनल लॉ के अंडर हम पढ़ते या देखते हैं। ज़्यादा जो वेल एक्सप्लेन्ड डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन है दैट इज़ गिवन बाय ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, जिसको हमने इससे पहले किया है, तो ये आप दोनों बीच में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट अपनी हेडिंग के ऊपर। नेक्स्ट चीज जो हमने इसमें डिस्कस करनी है, दोज आर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ जी, कि अब क्रिमिनल लॉ के मकासद क्या क्या है, ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका मकसद है क्रिमिनल लॉ का, दैट इज रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को बताया, रेट्रीब्यूशन अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया। इंतकाम, जब कोई शख्स कोई क्राइम कमिट करता है, यानी किसी शख्स की राइट्स को इन्फ्रिंज करता है और उसके साथ कोई जिस भी नेचर का क्राइम है, कोई क्राइम कमिट करता है, तो उसके बाद उस क्राइम के कमिट होने के बाद एक सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन उस इंडिविजुअल के अंदर कि मुझे मेरे साथ जो ज्यादती की गई उसका बदला चाहिए, और उस सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी में वो इंडिविजुअल रिहाइश पजीर था, जिस सोसाइटी का वो मेंबर था, एक सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन पाया जाता है कि जिस शख्स के साथ ज्यादती की गई उस शख्स का वो जो ज्यादती उसके साथ की गई उसका अजाला करवा के दिया जाए। अब ये जो सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन है, अगर आपके पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या क्रिमिनल लॉ अवेलेबल ना हो तो इस सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन को सोसाइटी अपने तौर पे सेटिस्फाई करना शुरू कर देगी। यानी अगर आपके पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या क्रिमिनल लॉ नहीं है किसी स्टेट या किसी सोसाइटी के पास, तो फिर क्या होगा कि लोग कवानीन को अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे, या लोग अपने तौर पे जो उनको उसका बेहतर इंतकाम लगेगा या इंसाफ लगेगा वो करना शुरू कर देंगे, और उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर केओस क्रिएट हो जाएगा। फिर जिसके साथ ज्यादती होगी उसको लगेगा कि दिस इज माय राइट टू अवेंज इट, कि मैं इसका बदला ले सकता हूं, और जब ये सेंस प्रिवेल हो जाएगा फिर किसी को कोर्ट्स की जरूरत तो रहेगी नहीं, लोग कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे। इस वजह से क्रिमिनल लॉ का ये ऑब्जेक्टिव है कि क्रिमिनल लॉ सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन को किल करता है, कि किसी शख्स ने अगर किसी शख्स को कत्ल कर दिया तो अब सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन उसकी फैमिली या सोसाइटी के लिए क्या है कि उस शख्स को उस कत्ल के मुताबिक जो उसने क्राइम कमिट किया सजा दी जाए। अगर क्रिमिनल लॉ नहीं होगा तो वो अपने तौर पे उसको सजा देंगे। तो क्रिमिनल लॉ बेसिकली उस शख्स को अगर उसके अगेंस्ट वो क्राइम साबित हो जाता है तो आइदर ही विल बी हैंग, उसको फांसी की सजा होगी या उम्र कैद होगी। तो वो जो एक सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन है, वो जो एक इंतकाम लेने का जो एक सेंस है, वो इससे सेटिस्फाई हो जाता है। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज deterrence। डेटरेंस। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है क्रिमिनल लॉ का? दूसरा ऑब्जेक्टिव है डेटरेंस, कि सजा देने का या क्रिमिनल लॉ का मकसद यह है कि एक तो उस शख्स को डिटर कर दिया जाए, डरा दिया जाए कि वो ये काम दोबारा ना करे कि जिस शख्स ने पहले क्राइम कमिट किया। अगर किसी शख्स ने को माइनर क्राइम या कोई इस नेचर का क्राइम कमिट किया है जो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर नहीं है, तो उसको डराया जाए, उसको इम्प्रिजन किया जाए ताकि वो उसको कमिट या रिपीट करने से डरे।
और अगर सीरियस नेचर का भी है तो सज़ाएं इस नोयत की, इस तरह की हों कि अगर वो शख्स कल को उसको लिबर्टी या आज़ादी मिलती है तो अपने उन एक्शंस को रिपीट करने से डरे। एक तो डेटरेंस है फॉर दी कन्विक्टेड पर्सन कि जिसने कोई क्राइम कमिट किया और उसके ऊपर उसको सजा हुई, एक डेटरेंस है उसके लिए। दूसरी डेटरेंस या डेटरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो है फॉर सोसाइटी, कि आपने एक तो डिटर करना है, डराना है उस शख्स को जिसने क्राइम कमिट किया, दूसरा सोसाइटी के अंदर भी एक डेटरेंस आपने फैलानी है बाय गिविंग पनिशमेंट्स, कि जिससे सोसाइटी को ये लगे कि अगर आप क्राइम कमिट करेंगे तो फिर आप बच नहीं सकते, आपको उसके लिए सजा मिलेगी। तो उस शख्स को एज एन एग्जाम्पल भी देखा जाएगा और उससे भी सोसाइटी के अंदर डेटरेंस फैल सकती है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये है क्रिमिनल लॉ का। नेक्स्ट वी हैव इनकैपेसिटेशन। इनकैपेसिटेशन जी, व्हाट इज मेंट बाय इनकैपेसिटेशन? इनकैपेसिटेशन से मुराद लफ्जी मतलब होता है कि किसी की कोई किसी चीज के हवाले से कैपेसिटी या उस चीज को करने के हवाले से उससे इख्तियार छीन लेना। तो अब इनकैपेसिटेशन कैसे ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल लॉ का? अगर आप किसी शख्स को जो कि ऑफेंडर है या जिसने कोई क्राइम कमिट किया है, अगर आप उसको इनकैपेसिटेट कर दें, अगर आप उसको जेल में डाल दें, तो बेसिकली यू हैव प्रोटेक्टेड द जनरल पब्लिक और सोसाइटी फ्रॉम दैट पर्सन, कि वो शख्स अब वो अपना एक्शन या क्राइम रिपीट करने के काबिल नहीं रहा और उसको रिपीट नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि आपने उस शख्स से उस क्राइम को करने का या उस क्राइम को या किसी भी क्राइम को करने का इख्तियार छीन लिया है, कैपेसिटी छीन ली है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर आप कहें तो उसका, कि बेसिकली इसके अंदर क्रिमिनल से क्राइम को रिपीट करने की कैपेसिटी छीन ली जाती है और सोसाइटी को उस शख्स से प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव जी रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन बेसिकली ऑफेंडर्स के लिए है या कन्विक्टेड पर्सन्स के लिए, कि जिन लोगों ने क्राइम कमिट किया उन लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाए, उन लोगों को कोशिश की जाए कि रिफॉर्म किया जाए, रिफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजारा जाए, ताकि वो लोग जब भी जेल से छूट के आए तो वो वैल्यूएबल मेंबर ऑफ सोसाइटी बन सकें, वो सोसाइटी के लिए ऐसे लोग बन सकें कि जो सोसाइटी के लिए कारआमद या फ़ायदेमंद हों। देखें, इसको रिहैबिलिटेशन को समझने की कोशिश करते हैं हम इनकैपेसिटेशन के साथ। तो इनकैपेसिटेशन में हमने कहा कि आप बेसिकली किसी शख्स को इनकैपेसिटेटेड कर देते हैं जेल में डाल के, लेकिन हर जुर्म ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आप वो शख्स जिसने चोरी की तो सारी ज़िंदगी के लिए इनकैपेसिटेटेड हो जाएगा। वो अल्टीमेटली अपनी जो पनिशमेंट है विच मैक्सिमम इज़ 3 years है अगर, या जो भी है 10 साल, इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर किसी शख्स की है, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि वो शख्स वापस सोसाइटी में आएगा। अब जब वो शख्स वापस सोसाइटी में आएगा तो एक चीज़, एक ऑब्जेक्टिव जो प्रिजन्स हैं उनके लिए पूरा करना ज़रूरी है, जो क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ रिहैबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ कन्विक्टेड पर्सन, कि वो उन लोगों को जेलों के अंदर, प्रिजन्स के अंदर इस तरीके से ट्रीट करें और इस तरीके से चलाएं, या उन्हें कोई आर्ट सिखाएं और उन्हें दीनी तालीम दें, सही गलत मॉरल वैल्यूज़, पॉजिटिव मॉरलिटी, सोशल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, इन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, ताकि उनको सही और गलत का जो डिफरेंस है या जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आए और वो लोग वापस आके सोसाइटी में रह सकें और सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकें।
लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है जी, दैट इज रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन बेसिकली कहते हैं कि उस पोजीशन में वापस लाना, ये ऑब्जेक्टिव है। पिछला रिहेबिलिटेशन ऑब्जेक्टिव था ऑफेंडर या कन्विक्टेड पर्सन के लिहाज से, रेस्टोरेशन ऑब्जेक्टिव है विक्टिम के लिहाज से कि जिसके साथ क्राइम कमिट हुआ। तो रेस्टोरेशन से मुराद ये है कि उस शख्स को उस पोजीशन में लाना, उस हालत में लाना कि जितना उसका नुकसान हुआ वो पूरा करवा देना। ये भी ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल लॉ का कि अगर उस शख्स का कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को वो जो कन्विक्टेड पर्सन है उससे पूरा करवा दिया जाए और वो नुकसान उसको पे करवा दिया जाए। इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स में अगर आप देखें, सज़ाओं में देखें जो हमने पीपीसी में भी रखी हैं, हर्ट वगैरह के मामलात के अंदर दियत, अर्श, दमान, ये चीज़ें मौजूद हैं कि जिसके अंदर आप रीस्टोर करते हैं इंजर्ड पार्टी को, विक्टिम पार्टी को, और उनको उनकी हर्ट या उसकी नेचर के लिहाज से जो भी उनको ज़ख़म पहुँचे उसके लिहाज से कंपनसेशन भी दिलवाई जा सकती है इन दी शेप ऑफ मनी। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं 5 किसी भी क्रिमिनल लॉ के। ये क्रिमिनल लॉ के मकासद हैं ये। नेक्स्ट हम चलेंगे जी फंक्शंस ऑफ फंक्शंस ऑफ क्रिमिनल लॉ जी कि क्रिमिनल लॉ ने अब क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं रिगार्डिंग सोसाइटी। तो सबसे पहले मेंटेनिंग ऑर्डर। देखिए सबसे पहला जो फंक्शन है क्रिमिनल लॉ का, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। के एक सोसाइटी या स्टेट के अंदर जो भी लोगों के रवैये हैं, क्रिमिनल लॉ बेसिकली उन रवैयों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है, उन रवैयों को कंट्रोल करता है। अब वो लॉ एंड ऑर्डर या ऑर्डर, नज़्म व ज़ब्त कैसे कायम रहेगा जब क्रिमिनल लॉ इन फील्ड प्रैक्टिकली क्रिमिनल लॉ जो है वो फंक्शन कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। किसी के साथ क्राइम होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एफआईआर काटने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, मामला जो है कोर्ट में आएगा, कोर्ट उसके ऊपर चार्ज फ्रेम करेगी, ट्रायल स्टार्ट करेगी, आइदर द पर्सन विल बी एक्विटेड और कन्विक्टेड, या उसको बरी कर दिया जाएगा या उसको सज़ा हो जाएगी। तो ये बेसिकली मेंटेनिंग ऑर्डर इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ के। क्रिमिनल लॉ के अंदर ऑर्डर मेंटेन करती हैं कोर्ट्स के, सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन किया जाता है बाय क्रिमिनल लॉ के, जो एक नज़्म व ज़ब्त है सोसाइटी का वो प्रॉपरली चलता रहे। नेक्स्ट रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स जी। सेकेंडली क्रिमिनल लॉ की वजह से जो डिस्प्यूट्स हैं लोगों के दरमियान, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं लोगों के दरमियान, वो भी रिजॉल्व होते हैं। जो रेट्रीब्यूशन की मैंने बात की थी कि उस शख्स को सजा दी जाए जी जिसने मेरे साथ फलां ज़्यादती की है, तो अब ये क्या है, इट इज़ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट एग्जिस्टिंग बिटवीन टू पार्टीज। जो दो फरीकैन के दरमियान एक तनाज़ा, एक डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, क्रिमिनल लॉ उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, हल करता है। ये भी एक फंक्शन है क्रिमिनल लॉ का। नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स एंड प्रॉपर्टीज या प्रोटेक्टिंग पर्सन एंड प्रॉपर्टी। क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
किसको? हर शख्स को जो उस स्टेट का, जिस स्टेट के अंदर वो लॉ मौजूद है, उस स्टेट का बाशिंदा है, सिटीजन है, और हर उस शख्स की प्रॉपर्टी को जो स्टेट में फॉल करती है। पर्सन या इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन कैसे है? वो ऐसे है कि कोई किसी को ज़ख्म नहीं पहुंचा सकता, हर्ट नहीं कर सकता, असॉल्ट नहीं कर सकता, मर्डर नहीं कर सकता, जिस भी लिहाज से कत्ल है। तो बेसिकली क्रिमिनल लॉ पहले प्रोटेक्शन दे रहा है इंडिविजुअल्स को, पर्सन्स को, कि उनको हिफाजत फराहम करा। अगर किया जाएगा तो ये सजाएं हैं जिससे डेटरेंस है सोसाइटी के अंदर, जिन सजाओं की वजह से लोग उन क्राइम्स को कमिट करने से डरते हैं। दूसरे नंबर पे प्रोटेक्शन टू प्रॉपर्टी, कि क्रिमिनल लॉ प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है अपने शहरियों की, ये जिस स्टेट में एप्लीकेबल है उस स्टेट के शहरियों की। अब वो प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? थेफ्ट मौजूद है, सजा मौजूद है, डकैती, रॉबरी, यानी प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट जो भी क्राइम है डिफाइंड है और उनकी सजाएं भी मौजूद हैं। तो इस वजह से क्रिमिनल लॉ सोसाइटी या स्टेट के अंदर उसके बाशिंदों, रिहायशियों, सिटीजन्स और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन फराहम करता है। नेक्स्ट इज स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। क्रिमिनल लॉ की वजह से सोसाइटी स्मूथली फंक्शन करती है। अब सोसाइटी स्मूथली फंक्शन कैसे करेगी क्रिमिनल लॉ की वजह से? जब क्रिमिनल लॉ मौजूद है तो सोसाइटी के अंदर केओस नहीं होगा। सोसाइटी के अंदर अगर रेट्रीब्यूशन का सेंस है तो वो सेंस क्रिमिनल लॉ ने ख़त्म करना है। अगर बाकी मामलात हैं सोसाइटी की वेलफेयर से रिलेटेड, पोल्यूशन का मामला है, टैक्सेस का मामला है, कोई भी जो सोसाइटी के वेलफेयर के मामलात हैं, वो मामलात भी क्रिमिनल लॉ ने हल करके देने, कि उसके अंदर उन मामलात को टेकअप कर लिया जाएगा। इवेडर्स टैक्स के हैं क्रिमिनल, उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली जाएगी। पोल्यूशन, अगर कोई लॉ मौजूद है और फिर भी पोल्यूशन की जा रही है तो उसके खिलाफ हो जाएगी कार्रवाई। यानी सोसाइटी की बेटर फंक्शनिंग या स्मूथ रनिंग के लिए क्रिमिनल लॉ का एक फंक्शन है कि उसके अंदर उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट वी हैव जी Next we have safeguarding civil liberties. तो जो इंडिविजुअल, जो रिहायशी हैं, जो सिटीजन्स हैं किसी स्टेट के, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन क्रिमिनल लॉ दे रहा होता है। उनकी जो सिविल लिबर्टीज़ या सिविल राइट्स या जो उनकी आज़ादी है टू एक्सरसाइज देयर राइट्स, वो सारे के सारे दे आर प्रोटेक्टेड बाय क्रिमिनल लॉ। अगर उनकी उन सिविल लिबर्टीज़ में, उनके उन राइट्स के अंदर कोई शख्स मदाखलत करेगा तो क्रिमिनल लॉ विल कम इनटू मोशन और उस शख्स के अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल कार्रवाई बनती है वो इनिशिएट की जाएगी। तो ये यहाँ तक हमने क्रिमिनल लॉ की डिटेल डिस्कस कर ली, जिसके अंदर हमने मेजरली क्रिमिनल लॉ, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्रिमिनल लॉ के और फंक्शंस पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलेंगे, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन तो नेक्स्ट ये जी हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में अब फ़र्क क्या है।
तो एक जनरली मैंने स्टार्ट में आपको बात बताई कि सिविल लॉ, जब क्रिमिनल लॉ से डिफरेंस की बात करेंगे तो सिविल लॉ प्योरली वो लॉ कि जो लोगों के राइट्स के हवाले से डील कर रहा है, डिस्प्यूटिंग राइट्स के हवाले से जो लॉ डील करता है, दैट इज सिविल लॉ। तो आते हैं जी सबसे पहली बात पे, नेचर ऑफ राइट इन्फ्रिंज्ड। नेचर ऑफ राइट जी, क्रिमिनल लॉ के अंदर जो राइट इन्फ्रिंज होता है दैट इज पब्लिक राइट, जबकि सिविल लॉ में जो राइट इन्फ्रिंज होता है दैट इज प्राइवेट राइट। देखिए, क्राइम को हमेशा इस लिहाज से समझने की कोशिश कीजिए, क्राइम एक एक्शन तो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, लेकिन ये समझा जाता है कि वो काम जनरली हर शख्स के अगेंस्ट या सोसाइटी के अगेंस्ट किया गया है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट वन वे और दी अदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी के ऊपर आ रहा होता है। एक शख्स ने क्राइम कमिट किया, जब उसने वो क्राइम कमिट कर लिया, यानी एक शख्स ने फॉर एग्जांपल जी मर्डर कमिट किया किसी रोड के ऊपर, अब एक तो इफेक्ट है उस शख्स या उसकी फैमिली के ऊपर जिनका बंदा मर गया, उसके साथ साथ एक इफेक्ट है सोसाइटी के ऊपर भी कि सोसाइटी के अंदर एक खौफ व हिरास की सिचुएशन क्रिएट हुई। तो इस वजह से क्राइम जब भी होगा तो क्राइम को समझा जाता है कि ऐसा एक्ट है, ऐसा काम है जो सोसाइटी के अगेंस्ट या स्टेट के अगेंस्ट कमिट किया गया है। इसलिए क्रिमिनल लॉ के अंदर जो नेचर ऑफ राइट होता है दैट इज पब्लिक राइट, कि वो सबको अवेलेबल है, एंड सिविल लॉ के अंदर जो नेचर ऑफ राइट अवेलेबल है दैट इज प्राइवेट राइट, कि वो आपको किसी एक खास शख्स के अगेंस्ट, किसी एक खास शख्स को अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वी हैव टू ब्रिंग एक्शन। क्रिमिनल लॉ के अंदर जो एक्शन है यानी जो केस है वो फाइल हमेशा करती है स्टेट, स्टेट के नाम से फाइल किया जाता है। रियासत, यानी आप क्रिमिनल कोई भी केस उठा के देखें तो उसका जो टाइटल होगा वो होगा स्टेट वर्सेस फलां फलां, वो टाइटल के हेडर में भी बात करते हैं, लेकिन एक्शन हमेशा क्रिमिनल लॉ में कौन लेगा? स्टेट लेगी, जबकि सिविल लॉ के अंदर एक्शन हमेशा प्राइवेट पर्सन लेगा, स्टेट नहीं लेगी। रियासत एक्शन नहीं लेगी सिविल लॉ के अंदर। सिविल लॉ के अंदर कोई भी शख्स जिसका कोई राइट है, जो विक्टिम है, जिसकी कोई राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई, वो एक्शन लेगा, जबकि क्रिमिनल लॉ के अंदर एक्शन विक्टिम को खुद लेना जरूरी नहीं है, स्टेट उसकी जगह एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट वी हैव टाइटल ऑफ केस। अब क्रिमिनल केस है तो उसका टाइटल हमेशा कैसे होगा? स्टेट वर्सेस एक्यूज, जो भी एक्यूज का नाम है। और सिविल केस है तो उसका टाइटल होगा हमेशा प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। प्लेंटिफ मुद्दई को कहते हैं जिसने किसी के खिलाफ दावा दायर किया है, डिफेंडेंट वो शख्स जिसके खिलाफ दावा दायर किया गया। तो क्रिमिनल लॉ का टाइटल हमेशा कैसे चलता है? स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, यानी रियासत बनाम जो भी शख्स है। और सिविल लॉ के अंदर प्लेंटिफ का नाम होता है बनाम डिफेंडेंट का नाम, उसमें स्टेट कहीं पे भी यूज नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हम नंबर 4 डी, जो हमारा डिफरेंस है। वो है जी प्रोसीजरल कोड्स। क्रिमिनल लॉ के अंदर जो प्रोसीजरल कोड है जिसके मुताबिक क्रिमिनल केस को चलाया जाता है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जबकि सिविल लॉ के अंदर है सिविल प्रोसीजर
कोड, ये इनके कोड्स के अपने नाम हैं। तो डिफरेंस है जी इस लिहाज से कि जो प्रोसीजरल कोड्स हैं वो अपने अपने हैं, दोनों के अलग अलग हैं। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव ई नंबर 5, रेमेडीज। क्रिमिनल लॉ के अंदर रेमेडी क्या है? पनिशमेंट। यानी क्रिमिनल लॉ में अगर किसी शख्स ने क्राइम किया तो जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ, जो विक्टिम ऑफ दैट क्राइम था, उसको रेमेडी कैसे दी जाएगी कि जो एक्यूज्ड है उसको पनिश करके, सजा देके। जबकि सिविल लॉ के अंदर रेमेडी जो होती है वो डैमेजेस, रिकॉग्निशन ऑफ राइट, एटसेट्रा, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह, वो हक दिलवा के, हक को रिकग्नाइज करके या डैमेजेस वगैरह दिलवा के सिविल लॉ में रेमेडी दी जाती है। नेक्स्ट वी हैव जी टाइम लिमिटेशन जी। तो टाइम लिमिटेशन सिर्फ क्रिमिनल लॉ के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिटेशन नहीं होती किसी क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए। जनरली किसी टाइम को रिपोर्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड सिविल केसेस के अंदर, लिमिटेशन एक्ट के अंदर या कंसर्न लॉ के अंदर लिमिटेशन पीरियड बताया गया है, मेंशन किया जाता है कि इस क्राइम, इस सिविल केस को फाइल करने का इतना टाइम पीरियड है और इतने टाइम पीरियड के अंदर ही इसको फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट एक डिफरेंस है हमारे पास, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर जो आपका कंप्लेनेंट है किसी भी केस का, वो प्रोसीडिंग्स को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता अनलेस के प्रोसीडिंग्स कंपाउंडेबल हों। पूरी बात समझाता हूं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस उनको कहते हैं कि जो काबिले राजीनामा जराइम होते हैं, जिनके अंदर विक्टिम और एक्यूज दोनों राजीनामा कर सकते हैं, वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। और कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर विक्टिम आके जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो केस चल रहा है, उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है, जो काबिले राजीनामा जराइम है। लेकिन उसके अलावा कोई जुर्म है अगर जो काबिले राजीनामा या कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की लिस्ट में फॉल नहीं करता, तो उन ऑफेंसेस के अंदर मैंडेटरी होता है कि वो केस चलेगा, वो जो कंप्लेनेंट है उसकी गैर हाजिरी से भी डिसकंटिन्यू नहीं होता। तो कैन नॉट, जबकि सिविल केसेस के अंदर कंप्लेनेंट कैन डिसकंटिन्यू दी प्रोसीडिंग्स, कि वो इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के अगेंस्ट मामला है, तो फिर उसके अंदर अगर वो शख्स उसमें पेश नहीं होता या उसको आगे प्रोसीड नहीं करना चाहता, तो मामला वहीं पे रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ इट जी, ये हमारा टॉपिक था आज का, दैट वाज क्रिमिनल लॉ और इसका क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस विद सिविल लॉ। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।